सबसे पहले तो हम आज देखते हैं कि ब्रिटिश ने कॉन्कर कैसे किया इंडियन को। इसमें हम मर्चेंटलिज्म, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड कार्नेटिक और मोर पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट पिक्चर वाई ब्रिटिशर्स कम इन इंडिया वी हैव टू नो। इसके बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिटेल में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देख लीजिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में फॉर्म हुई थी, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ ओवरव्यू है, आपने देखा ही होगा। इसके बाद देखते हैं, इंडिया में हमेशा ट्रेड का एडवांटेजेस रहता था कि आपको पता है कि ब्रिटिश एंड यूरोपियन कंट्री में 17वीं सेंचुरी के आसपास इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से उन्हें प्रोडक्ट्स की डिमांड हुई, स्पेशली स्पाइसेस, मीट को प्रिजर्व करके रखने के लिए। तो वो इंडिया से कॉटन, स्पाइसेस, सिल्क, इंडिगो एंड अदर वैल्यूएबल आइटम को लेते थे और थ्रू करते किसके थ्रू करते थे? मेटल एंड सिल्वर एंड गोल्ड के थ्रू। बैलेंस ऑफ ट्रेड हमेशा पॉजिटिव रहता था। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब कि डिफरेंट बिटवीन व्हाट वी एक्सपोर्ट, मतलब हम क्या बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं अदर्स कंट्री को, और व्हाट वी बाय। तो अगर हमारा एक्सपोर्ट मोर देन रहेगा इंपोर्ट के, तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? पॉजिटिव है। बाय द 17th and 18th century, European nations start feel very uneasy. Huge amount of gold and silver leaving Europe and flowing into India and the East. Something had to be done. इस टाइम पे बहुत सारा सिल्वर और गोल्ड यूरोप से इंडिया और ईस्ट में फ्लो होने लगा थ्रू ट्रेड। ओके, अब यूरोपियंस ने सोल्यूशन क्या निकाला अपने बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए? दे ट्राइड टू डिस्कवर न्यू ट्रेड रूट टू इंडिया एंड सो कुड बाईपास अरब मिडल मैन एंड बाय इंडियन गुड्स डायरेक्टली। देखिए, पहले तो हम किससे ट्रेड करते थे? थ्रू लैंड, और अरब बीच में पड़ते थे तो उनको और अरब के मिडल मैन को बहुत सारे उनके फॉर एग्जाम्पल टैक्स पे करना पड़ता था, ड्यूटीज पे करना पड़ता था। तो उन्होंने क्या किया? ट्रेड रूट ढूंढना डायरेक्ट जो इंडिया की तरफ जाए। तो ऐसा डायरेक्ट ट्रेड रूट ढूंढने के लिए उन्हें क्या चीज़ मिला? सी। तो उन्होंने सी से ढूंढा। तो सबसे पहले आपको पता ही है, वास्को डी गामा ने सी रूट ढूंढा कितने में? 1498 में। और अमेरिका को कोलंबस ने 1492 में ढूंढा था। सिविलियन मैन स्पेशली इन बोलिविया एंड पेरू। यूरोपियन brought this American silver to Asia to pay for Oriental goods। अब देखो, ये जो अमेरिका में इनको बहुत सारे माइंस मिले स्पेशली सिल्वर के, तो वो उसको भी यूज करने लगे ट्रेड में। अमेरिका सिल्वर नॉट इनफ, डिप्रेशन ग्रू, दे नीड टू बेटर। अभी भी इतना इनफ नहीं था, उन्हें और बेटर सोल्यूशन चाहिए था। मर्चेंटलिज्म। अब मर्चेंटलिज्म क्या है? मर्केंटलिज्म, सॉरी मेरे प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक्स होती है तो उसे इग्नोर करें। द इकोनॉमिक फिलॉसफी बिहाइंड यूरोपियन एक्सपांशन। द अंडरस्टैंड व्हाई ईस्ट इंडिया कंपनी बिहेव द वे इट डिड, यू मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड मर्चेंटलिज्म। द इकोनॉमिक फिलॉसफी ऑफ 16th and 17th century की क्या थी? What is mercantilism? Is the belief that total amount of wealth in world is fixed, okay, and limited. If one country get richer, another country must get poorer. This is called zero sum game. अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि मर्चेंटलिज्म क्या है। ऐसा बिलीव था कि अर्थ है ये हमारा, इस पे जितना भी ये
हमारे पास रिसोर्स है या वेल्थ है जितना भी अर्थ पे, वो फिक्स है और लिमिटेड है, एक टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएगा, वो बढ़ता नहीं है। तो ये हमें पता ही है कि अगर एक कंट्री ऊपर जा रही है तो दूसरी कंट्री भी तो नीचे आएगी, गरीब होते जाएगी। इसी को हम लोग बोल दिए क्या, जीरो सम गेम। थिंक ऑफ लाइक अ पीस ऑफ फिक्स साइज इफ यू टेक बिगर साइज। ये तो हमने समझ चुके हैं, एग्जाम्पल के जरिए समझा रहा है कि अगर आपके पास एक बड़ा साइज है केक का फॉर एग्जाम्पल, और आप उस तो बाकी के जो छोटे साइज होंगे दूसरे को मिलेंगे। This is believed in 16th and 17th century में। This idea is very different from modern economic capitalism which say trade benefits everyone and the total wealth of the world can grow. Capitalism emerged in the 18th century, but the East India Company was a product of 16th and 17th century कैंटलिस्ट थिंकिंग। मतलब ये तो उस टाइम का सोच था कि जो वेल्थ है वो लिमिटेड है एंड फिक्स है, मगर ये अलग है कैपिटलिज्म। मॉडर्न इकोनॉमिक में जो कैपिटलिज्म है उससे अलग है। उसमें क्या होता है कि हमें बेनिफिट है कि जो वेल्थ है वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड वो ग्रो होता है। जैसे कि हम ट्रेड इकोनॉमिक्स एक्टिविटी कर रहे हैं, फूड एंड चैन एग्जाम्पल सेल कर रहे, बाय कर रहे, उसमें वेल्थ ग्रो हो रहा है। बट कैपिटलिज्म जो 18th सेंचुरी का था वो किसमें बिलीव करता था, मर्चेंटाइज थिंकिंग में। हाउ वाज द वेल्थ मेजर इन मर्चेंटिज्म? एट द टाइम वेल्थ मेजर इन बुलियन मीनिंग गोल्ड एंड सिल्वर। उस टाइम पे पैसा रुपया नहीं यूज करते थे, बुलियन में यूज करते थे, जिसका मतलब था गोल्ड एंड सिल्वर। Billianism. If gold and silver flowing out of your country, it means you are losing power and wealth. No matter how many good you are getting in return, this goal was always to a net inflow of precious metal. अब बिलियनिज्म में क्या था कि अगर गोल्ड एंड सिल्वर आपके कंट्री से बाहर जा रहा है तो इसका मतलब है कि आप अपनी पावर लूज कर रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि उससे आपको कितना भी फ़ायदा हो। तो एक ये नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। फ़ायदा हो रहा है तभी भी हम ये सोचे कि हम लूज कर रहे, तो ये नेगेटिव है। चलो, मर्चेंटाइज गोल। अब इसका सिंपल इंग्लिश में क्या है? फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं मोर देन इम्पोर्ट के, नेट इम्पोर्ट ऑफ प्रेशियस मेटल, मोर गोल्ड एंड सिल्वर मस्ट कम इनटू योर कंट्री देन गो आउट। अब इसका मतलब सिंपल हो गया कि नेट इम्पोर्ट ऑफ प्रेशियस मेटल, मोर गोल्ड एंड सिल्वर आपके कंट्री में जाने की बजाय कम हो रहा है, आ रहा है, वापस आ रहा है इनटू। ट्रेड मोनोपोली। ट्रेड मोनोपोली प्रिवेंट कंपटीशन सो यू कैन चार्ज मैक्सिमम प्राइस एंड कीप मिनिमम प्रॉफिट फ्रॉम योर नेशन। अब ये क्या है? ट्रेड मोनोपोली। ट्रेड मोनोपोली में हम ऐसा कंपटीशन देखते हैं कि मैक्सिमम चार्ज प्राइस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस ले लो और प्रॉफिट फॉर कीप मैक्सिमम प्रॉफिट, और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा अपने लिए, मतलब हम ही राजा हम ही सब, ये वाला सीन हो जाता है यहाँ पे। अब कॉलोनीज क्या है? कॉलोनीज मतलब सिंपल है, कंट्रोल रॉ मटेरियल सोर्स एंड मार्केट, यूज देम टू इनरिच द मदर कंट्री। अब मतलब जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाई थी, वो यहाँ के रॉ मटेरियल एंड सोर्स मार्केट को यूज करते थे और हमारा वाई मर्चेंटलिज्म इज नॉट कैपिटलिज्म। अब मर्चेंटलिज्म कैपिटलिज्म क्यों नहीं है? इसका फीचर देखिए।
16 और 17 सेंचुरी में मर्केंटिलिज्म एंड कैपिटलिज्म 18 सेंचुरी में था। व्यू ऑफ वेल्थ फिक्स एंड लिमिटेड, इसमें हमारा थिंग था क्या, फिक्स एंड लिमिट, बट यहाँ पे कैपिटलिज्म है। हम सोचते हैं कि ट्रेड एंड प्रोडक्शन के जरिए हम ग्रो करते हैं वेल्थ को और बढ़ाते हैं, पॉजिटिव गेम है ये। कॉम्पोजिशन क्या है, डिस्करेज मोनोपोलीज गिव टू सिंगल कंपनीज एंड मोनोपोलीज है गिव टू सिंगल कंपनीज। इनकरेज कंपटीशन लीड टू बेटर प्राइस, और इसमें क्या होता है, ये डिस्करेज करता है जिसके वजह से सिंगल कंपनी को मोनोपोलीज, और ये कंपटीशन लीड करता है और बेटर प्राइस और इनोवेशन होता है। गोल enrich the nation at the cost of other, mutual benefit through free trade, method arm trade, monopoly charter, use of force, रूल ऑफ लॉ, ओपन मार्केट, प्राइवेट एंटरप्राइजेस। मतलब यहाँ पे तानाशाही चलती है, यहाँ पे अपनी हुकूमत चलती है, वैसा कुछ सीन है। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म ऑन 31 December 1600 when Queen Elizabeth gave it the Royal Charter, a formal legal document granting special rights. But what exactly was company? Let's clear some confusion. सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई कब थी? 31 दिसंबर 1600 में आई, जो ब्रिटेन की उस टाइम पे क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ। उन्होंने एक फरमान दिया, एक लॉटर, मतलब समझ जाओ एक लेटर दिया, जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी करके। रॉयल चार्टर दिया, उसमें लीगल डॉक्यूमेंट था कि आप वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। बट एग्जैक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं थी। ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं थी। ओके, ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं थी और ये डिड नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग, और ये कुछ प्रोड्यूस भी नहीं करती थी। इट वॉज प्योरली अ ट्रेडिंग कंपनी, अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स हु ब्रॉट गुड्स इन द इंडिया एंड सोल्ड देम इन यूरोप फॉर प्रॉफिट। आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि एक ये ट्रेडिंग कंपनी थी एंड डोंट प्रोड्यूस एनीथिंग, ये for profit. What did the Royal Charter monopoly actually give the company? Okay, when the Queen gave monopoly charter to East India Company, it means three very important things. Actually charter का मतलब क्या होता है, अब वो समझते हैं हम। देखिए, चार्टर राइट, ट्रेड मोनोपोली। Trade monopoly means only the East India Company could trade with India. No other British company allowed. This let them charge high price and keep all profit. अब जब आप समझो, ये एक बच्चा है, इसे चार्टर मिला है कि जाओ आप इंडिया में जाओ और ट्रेड करो, तो यही एक बच्चा जाएगा, ये और बच्चों को नहीं भेजेंगे और बच्चे को वो नहीं भेजेंगे ट्रेड करने के लिए, तो वहाँ पे वो जितना चाहे प्राइस रख सकते हैं और प्रॉफिट भी अकेले ही उनको होएगा। राइट टू एक्सपोर्ट बुलियन मतलब सिल्वर एक्सपोर्ट, उनको कंपनी वॉज अलाउड टू टेक सिल्वर, मतलब वो इंडिया से सिल्वर ले सकते हैं, इंग्लैंड से सिल्वर
ले जा सकते बाहर इंडियन गुड्स के लिए। सिल्वर लीविंग द कंट्री एंड बट एक्सपेक्टेशन वॉज मेड। ओके, डेलीगेटेड सवर्निटी का मतलब क्या है? कंपनी वॉज गिवन द पावर टू बिल्ड फोर्ट, मतलब उन्हें पावर है कि वो फोर्ट बना सकते हैं, आर्मी रख सकते हैं, वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं, पीस ट्रीटी वगैरह। दे आर नॉर्मली फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बट दे आर डेलीगेटेड टू द कंपनी। This last point, delegated sovereignty, is the extremely important. It is what eventually allow the company to become colonial rule, not just trading organization. Where delegating to companies, where there are other trading companies. A very major European nation formed its own monopoly trading company from East इंग्लैंड से आए थे ब्रिटेन 1600 में, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नीदरलैंड मतलब हमारे डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम था विंजिंग ओट्स इंडिस्टीचा कंपनी। ये ज़्यादा करना इंडोनेशिया आइलैंड तक ही सीमित थे। फिर आए थे हमारे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनीज दिस ओरिएंटलिस्ट and Denmark Danish East India Company and Portuguese Estado da India. Portuguese control sea trade from earlier. Okay, each country gives one company monopoly trade with India, but since multiple European nations had their own monopoly company, there was still instant rivalry between nations, which got play out through their companies competing and fighting each other in Indian across the world. Why did company use armed force? In mercantilized thinking, the goal was absolute monopoly. You could not allow any competitor to exit, because if a naval company took over a part of your trade, it was seen as loss. Modern capitalism deals with competition through better price, better production. Okay, यहाँ पे क्या था कि absolute monopoly, you could allow any competitor to exit. Modern capitalism, why did companies use armed force? बेटर प्राइस, बेटर प्रोडक्ट्स। आप समझ सकते हैं मर्केंटिलिज्म में यही था कि जो रिसोर्स है फिक्स है और वो ख़त्म हो सकते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रिसोर्स रखना चाहते थे, इसके लिए वो आर्म फोर्स का भी यूज़ करते हैं। की पॉइंट क्या है? वास्को डी गामा व्हेन ही फर्स्ट अराइव इन इंडिया 1498 यूज वायलेंस, उसने एंड फोर्स टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ऑफ सी ट्रेड रूट। Not unusually, it was a mercantilist norm. All European trading company adopt the same approach. Okay, mercantilist approach के ही थ्रू ये सब हो रहा था। The European rivalry in India, बैकग्राउंड ऑफ द कर्नाटिक वॉर। पहले तो यूरोपियन की क्या रिवावलरी थी इंडिया में, देखते हम लोग। इंडिया इंटरनल वीकनेस, इंडिया के इंटरनल वीकनेस क्या थे? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी। व्हाइल ऑल दिस वाज हैपनिंग इन यूरोप, इंडिया इंटरनल सिचुएशन वाज चेंजिंग। द मुगल एम्पायर, आपको पता है धीरे धीरे फॉल हो रहा था उनके मुगल एम्पायर लेटर। जो मुगल किंग्स थे वो वीक थे, उतना ध्यान नहीं दे रहे थे, तो वो ब्रेक डाउन हो रहा था और छोटे छोटे रियासतें भी बन रहे थे। आफ्टर द औरंगजेब द एम्पायर स्टार्ट ब्रेकिंग, ये तो हम लोग देख लिए। रिजल्ट वाज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ही होता है कि किसी एक बड़े चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। तो ये इंडिया में उस टाइम होने लगा था। किंगडम्स एंड सक्सेसर, द मेजर पावर क्या थे इन साउथ इंडिया? तो पहले थे नवाब ऑफ आर्कोट, कार्नेटिक रीजन। ये इंडिया का जो नीचे का पेनिनसुलर रीजन है ना, उधर का बात हो रहा है, जो ये बीच में आता है दक्कन प्लेटू के पास,
एरकोट कर्नाटिक रीजन। द मुगल सक्सेसर स्टेट निजाम ऑफ हैदराबाद इंडिपेंडेंस स्टेट बन गया। मराठा कैफिडेंसी रिच पावर। वेस्ट में जाएंगे तो मैसूर इन ग्रोइंग पावर इन साउथ, जिसमें हम टीपू सुल्तान देखते हैं। वेरियस स्मॉल लोकल रूलर्स अक्रॉस द दक्कन, में हम बहुत सारे स्मॉल लोकल। द फ्रेगमेंटेशन वॉज ह्यूज प्रॉब्लम फॉर इंडियन अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपनी डिवाइड किंगडम कुड बी प्ले अगेंस्ट ईच अदर मैनिपुलेटिंग एंड इवेंचुअली कॉन्क्वेर्ड ओनली वन बाय वन। और यहाँ पे ना हमने यूरोपियंस को खुद दरवाजा खोल के दे दिया था, क्योंकि वो आए थे ट्रेड करने, बट धीरे धीरे उनको देख रहे थे कि जो इंटरनल इंडिया के क्राइसिस बहुत थे, जो छोटे छोटे स्टेट्स थे ना आपस में एक दूसरे से फाइट करते रहते थे, हमेशा लड़ते रहते थे। तो उस फाइट में ना यूरोपियन से जो थे ना उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते थे, और उस सपोर्ट के बदले वो उनसे डिमांड्स करते थे। तो ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी थी। द स्टेज इज सेट टू यूरोपियन गेम्स। ओके, बाय द मिड 18th सेंचुरी टू यूरोपियन पावर डोमिनेट्स। अब 18th सेंचुरी आते आते दो यूरोपियन पावर्स इंडिया में डोमिनेट करने लगी। आपने देखा कौन कौन से यूरोपियन आए थे। सबसे पहले पुर्तगीज, फिर डच, फ्रेंच, इंग्लिश एंड डेनमार्क भी। मतलब मेजर तो 4 ही थे, इनके बीच में ज़्यादा हो रहा था, मगर लास्ट में 2 बच गए आपस में। कौन से 2 ये यूरोपियन थे देखते हैं। तो ये जो 2 मेन इम्पोर्टेंट थे, ब्रिटेन और एक फ्रेंच। तो मेन बेस इन इंडिया ब्रिटेन का कहाँ था? मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज एंड कोलकाता में फोर्ट विलियम। एंड फ्रेंच का था पुडुचेरी में, जो साउथ में है। स्ट्रॉन्ग नेवी, एक्सेस टू बंगाल रिसोर्स, डिसिप्लिन आर्मी, ये था। स्किल मिलिट्री इनके पास थी, लीडरशिप थी, और गुड यूज ऑफ लोकल एलाइज फ्रेंच के पास था। अब इनके अंदर द 3 कार्नेटिक वॉर। अब कार्नेटिक वॉर हुई, 3 हुई। कितनी हुई? 3। और देखते हम लोग क्या है इसके अंदर। ब्रिटिश वेस्ट फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट। कार्नेटिक वॉर वर सीरीज ऑफ 3 वॉर फॉट इन द कार्नेटिक रीजन। मतलब जो ये वॉर थी ना कार्नेटिक रीजन में हुई, ये 3 वॉर हुई, इसलिए हमने कार्नेटिक वॉर कहते हैं। प्रेजेंट डे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला जो लोकेशन है वहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच इंडियन कंपनी इंडियन रूलर किंग टेक द साइड। दिस वॉर डिसाइड हु वुड बिकम द डोमिनेंट पावर इन द साउथ। और यही वॉर डिसाइड की थी। अब ये दोनों ही थे, अब इन दोनों में बोले कि मैं रहूँगा। तो ये बोलते, चलिए देखते हैं कि कौन रहता है साउथ में। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर पीरियड क्या है इसका? देखते हैं 1746 से 1748 की इवेंट। पार्ट ऑफ ग्लोबल वॉर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सक्सेशन। फ्रेंच अंडर ला बाउंड्रीज कैप्चर मद्रास। फ्रेंच नेवल सपोर्टरी हेल्प फ्रेंच अर्ली ऑन। ब्रिटेन could not defend Madras on land. Peace of Axella Chapli ended the war in Europe. Madras was returned to Britain. Okay. Inclusive, both sides return capture territory. French show military strength. Second, this was most dramatic war. French governor Dupleix played a brilliant political game, supporting his own candidate for the throne of Hyderabad and Carnatic. Britain did the same. Robert Clive emerged as the British hero, and the siege of Court Civil. French political strategy failed. Britain gained upper hand. Dupleix' recall was turning point. Part of the global 7-year war. फ्रेंच अंडर द इसमें भी जाओ। डिस्कवर ब्रिटिश विक्ट्री। फ्रेंच लॉस हो गया लास्ट में। इसमें आपको यही समझना है कि फ्रेंच हार गया और ब्रिटेन जीत गया। डुप्लेक्स एक फ्रेंच था, इसकी स्ट्रैटेजीज क्या थे ये देखते हैं हम। जोसेफ फ्रांसिस्को डुप्लेक्स
French governor of French India based on Pondicherry, military and political genius, come very close to making French and dominant power in India. What was Dupleix strategy? Dupleix invented a completely new approach to power in India. Instead of just trading, he realized that European military technology, especially European trading Indian soldiers called spies, armed with muskets and fighting in disguise formation, superior trading in, मतलब इसके अंदर बहुत सारी थी कि वो अप्रोच न्यू यूज कर रहा था, सिर्फ ट्रेड नहीं कर रहा था, ये मिलिट्री टेक्नोलॉजी और यूरोपियन ट्रेडिंग और इंडियन सोल्जर जैसे स्पाइसेस मिक्स करके सारी स्ट्रैटेजी यूज कर रहा था। सबसे पहले उसकी स्ट्रैटेजी देखते हैं। सपोर्ट, लोकल इंडियन का उसके पास बहुत सपोर्ट था। पावर सक्सेशन डिस्प्यूट, who were French backed would win because French trained soldiers were for better fighters. In return, the rulers who win with French help give the French territory, revenue and political influence. The French could gain control of Indian resources without foreign conquest. अब इसमें इसने क्या किया था, जो इंडिया के रूलर्स से जो आपस में एक दूसरे से फाइट कर रहे थे ना, तो वो उनको सपोर्ट करता था। किसके थ्रू? फाइटर्स के थ्रू और अलग अलग तरीके से, क्योंकि उनकी फाइट, जो सोल्जर थे उनकी फाइटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी थी। अगर वो किंग विन हो जाता है, इंडियन किंग फ्रेंच के सपोर्ट से विन हो जाता है, डुप्लेक्स के सपोर्ट से, तो वो उसको टेरिटरी देगा। तो उसके टेरिटरी मिलते ही उनके पास डायरेक्टली उस टेरिटरी के पास जितना रिसोर्स है सब उनका ही हो गया, कोई भी जंग किए हुए, वो भी कॉन्क्वेस्ट किए बेगर। Dupleix brilliant light you inside need to conquer India directly, just become the king maker. उनका यही स्ट्रेटेजी था, किंग मेकर मतलब किंग बना, द पावर बिहाइंड द थ्रोन, सपोर्ट द विनिंग साइड एंड कलेक्ट योर रिवॉर्ड इन टेरिटरी एंड मनी। आफ्टर एशियन स्ट्रगलिंग कॉपली एग्जैक्टली एंड बिड बेटर। और ब्रिटिश ने भी बाद में यही स्ट्रेटेजी को कॉपी किया था। डुप्लेक्स कार्डिनल इरल, व्हाई डिड ही लॉस? अभी इतना स्मार्ट था, इतना चालाक था, तो ये लूज क्यों हुआ? फोकस हिज एनर्जी ऑन मद्रास एंड कर्नाटिक, ही ट्राइड टू बिकम द डोमिनेंट पावर इन कर्नाटिक एंड हैदराबाद, बट देयर वाज अ फंडामेंटल प्रॉब्लम विथ चॉइस। फैक्टर, एग्रीकल्चर वेल्थ, एग्रीकल्चर वेल्थ, कार्नाटिक, डुप्लेक्स वेल्थ बेस, बंगाल सिविल डिस्कवरी लिमिटेड। Carnatic was not a rich agriculture region. It remains Bengal was one of the richest provinces. Okay. Tax revenue not enough to sustain large army and long war. Political simplicity, very complicated, multiple competing power, Nawab of Arcot, Nizam of Hyderabad, rising Mysore. Very simple, one dominant power, Nawab, once you defeat him, you control. मतलब यहाँ पे ना डुप्लेक्स की स्ट्रेटेजी तो सही थी, बट ना उसके पहले तो वहाँ पे पॉलिटिकल पावर बहुत थे, टैक्स रेवेन्यू भी नहीं आ रही थी क्योंकि ज़्यादा सस्टेन आर्मी एंड कार्नेटिक रीजन में एग्रीकल्चर वगैरह नहीं थे। बंगाल यहाँ पे कुल मिला के रीजन का उनका फंडा हो गया था। एक्सेस टू रिसोर्स, इवन आफ्टर विनिंग बैटल फ्रेंच रिसोर्स रिमाइन स्कार्स, उनके रिसोर्स कम हो गए। दिस इज व्हाट द फेमस कोट मीन्स, डुप्लेक्स मेड अ कार्डिनल एरर in looking for the key of India in Madras. Civil sought and fought in Bengal.
Even with his genius, Duplessis could not overcome the fundamental scarcity of resources in Carnatic. The French company was always short of money. It could not pay its soldiers on time and build a strong enough navy. It could not sustain long military campaigns. The Battle of Plassey, the real beginning of British India. अब यहाँ से रियल बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश इंडिया की स्टार्ट होती है. The Battle of Plassey on 23rd June is considered the single most important battle in Indian history. British East India Company effective control over Bengal and richest provision in India and set entire consequence of India in motion. Background: why Battle of Plassey happened? अब यहाँ देखते जो ये बैटल थी. नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला suspicious of British, he saw them building up their military presence in Kolkata and felt threatened. He attacked and captured Kolkata Fort William in 1750. Black Hole of Kolkata incident. Robert Clive was sent from Madras to recapture Kolkata. He succeeds and then keep going. इसमें क्या हुआ था ना बैटल ऑफ प्लासी में, पहले देखते. जो नवाब थे ना बंगाल के सिराजुद्दौला, उनको ब्रिटिश के ऊपर डाउट आ गया. उनको डाउट आ गया तो उन्होंने देखा कि ये तो कोर्ट वोट बना रहे हैं और ये मिलिट्री प्रेजेंस हो रहा है, ये ट्रेड करने आए तो इनको क्या जरूरत है. तो उन्होंने क्या किया, अटैक कर दिया जो ब्रिटिश का फोर्ट था कोलकाता में, फोर्ट विलियम, जिस 1750 में. उसी में एक ब्लैक होल स्ट्रैटेजी ब्लैक होल इंसिडेंट हुआ, जिससे हम जानते हैं इसमें क्या हुआ था. उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिशर्स को एक ही रूम में बंद कर दिया था और वो मर गए थे दम घुटने के से. अब फिर वहाँ से मद्रास से वापस से रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया कोलकाता और वो सक्सीड भी हो गया सिराजुद्दौला से. इसका डिटेल हमें उतना जानने की ज़रूरत नहीं था. हमें क्या देखना है, रोल ऑफ ट्रेचरी. अब ये मीर जाफर कौन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है. द बैटल ऑफ प्लासी नॉट रियली फेयर मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट. क्लाइव यूज क्लेवर. क्लाइव से बहुत ही क्लेवर भी था, डिप्लोमेट था और ब्राइबरी. ही मेड अ सीक्रेट डील विथ मीर जाफर, सिराजुस ओन कमांडर. ये जो मीर जाफर था ना, सिराजुद्दौला का क्या था, कमांडर इन चीफ था. और उससे वो सीक्रेटली बात करता है, प्रॉमिस, और बोलता है कि तुम हमारी मदद करोगे तो हम आपको बंगाल के नवाब बना देंगे. और इफ वो अपने सिराजुद्दौला, तो इसमें क्या आता है, One of the battle, Mir Jafar large section of Nawab army simply suited it and did not fight. और जो उसके मीर जाफर ने लास्ट में लड़ाई करने से मना कर दिया, तो सिराज फोर्स डिस्पीट बिंग ला नंबर वर इफेक्टिव डिफीट बाय द ट्रेजरी. और वो जो उसकी फोर्स थी वो खत्म हो गई. सिराजुद्दौला वॉज कैप्चर एंड एक्सटेंड. मीर जाफर बिकम अ न्यू. अब यहाँ पे सिराजुद्दौला हार गया और जैसा कि ब्रिटिशर्स यानी रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर से वादा किया था कि हम आपको नवाब बनाएंगे, तो उन्होंने नवाब बना दिया. और यहाँ पे भी उसने ही डुप्लेक्स की स्ट्रैटेजी यूज की, बट नाउ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन ब्रिटिश. मगर वो राजा तो बन गया, मगर उसको हर चीज ब्रिटिशर्स के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता था. अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, ब्रिटिश वेयर नाउ रियल पावर बिहाइंड द थ्रोन. अब थ्रोन पे तो मीर जाफर है, बट पावर किसके हाथ में है, ब्रिटिशर्स के हाथ में. बंगाल मैसिव टैक्स रेवेन्यू स्टार्टेड फ्लोइंग टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया. अब जितनी भी जो टैक्स रेवेन्यू थी, हैवी टैक्स, ये सब स्टार्ट हो गया बंगाल में, क्योंकि अब सब बंगाल ब्रिटिशर्स के कंधे में. विद बंगाल मनी ब्रिटिशर्स कुल फॉर्म वॉर अक्रॉस इंडिया. अब जब ब्रिटिशर्स के पास पैसा भी आ रहा है तो अब वो धीरे धीरे पूरे इंडिया में फाइट करना स्टार्ट कर दिए. द फ्रेंच स्ट्रो ऑफ रिसोर्स इन कार्नाटिक
could not no longer compete। और जो फ्रेंच के भी पास को जो रिसोर्स थे कर्नाटिक में वो भी कम पड़ गए। इस ऑफ चेन एक्शन दैट इवेंचुअली लीड ब्रिटिश कंट्रोल ऑफ इंडिया। ये एक चेन बन गया। The significance of naval power, one of the most important factors in determining who won the conquest of India was naval power। अब मतलब इसमें सबसे बड़ा देखिए नेवल के वजह से ही जो यूरोपियंस थे इंडिया में आए और यही नेवल पावर ही बड़ी पावरफुल थी। तो अब देखते हैं क्या है। व्हेन एवर कंट्रोल द सी, क्या माना जाता है अगर हमारे पास सी, और आज भी यही है कि बहुत सारे कंट्रीज सी पे ही ज़्यादा कंट्रोल करते। और सप्लाई चेन, व्हेन एवर कंट्रोल द सप्लाई चेन कंट्रोल द वॉर। अगर हमारा सप्लाई चेन पे कंट्रोल होगा तो हम वॉर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। हियर इज व्हाई नेवल पावर मैटर सो मच। अब देखते हैं क्यों। ऑल मेजर यूरोपियन बेस इन इंडिया वर कोस्टल। आप देखिए मद्रास कोस्टल एरिया, बम्बे कोस्टल एरिया, कोलकाता, पुदुचेरी सब क्या है कोस्टल एरिया, क्योंकि वो ने पावरफुल बनाते। could only supply and reinforcement by sea। winning the land battle meant nothing if your enemy could bring fresh soldier and supply by sea। अब देखिए अगर आप बैटल जीत भी जाते हैं लैंड बैटल और आपका जो एनिमी है उसका सपोर्ट सी पे है और वो दूसरी कंट्री दूसरी जगह से सोल्जर एंड सप्लाई मंगा ले रहा है तो कुछ एक मिनट ये मिस हो गया। जस्ट अ सेकंड, बस वेट। यहाँ तक का हम लोग ने देख लिया था द सिग्निफिकेंस ऑफ नेवल। हाँ यहाँ पे चल रहा था। The British Royal Navy was most powerful in the world by mid-18th century. French struggled to maintain naval supremacy in the First Carnatic, where French briefly had naval dominance but could not sustain. By the Third Carnatic, British naval supremacy was overthinking. This cut off French reinforcement and supply, making French lead and victorious meaning. Okay. अब कार्नेटिक वॉर हमने देख ही लिया है। कार्नेटिक वॉर में हमने फर्स्ट में देखा था कि नेवल सिचुएशन, फ्रेंच हैज अ टेम्पररी नेवल एडवांटेज अंडर द लॉ बाउंड्रीज। दे कैप्चर मद्रास। फ्रेंच won early battle but could not hold again peace territory, return मद्रास टू ब्रिटेन। हाँ देखिए जब उन लोगों ने फर्स्ट बैटल में देखा तो मद्रास उन्हें ब्रिटेन को देना पड़ गया। जब वो ब्रिटेन को मद्रास दे देंगे तो उनकी एक मेन नेवल जो पोर्ट था जगह था वो तो कैंसिल हो गया। सेकंड में ब्रिटिश रिकवर नेवल पोजीशन। अब यहाँ पे ब्रिटिश के पास मद्रास है तो उसने नेवल पोजीशन लीव मोर ऑन लैंड स्ट्रेटेजी। फ्रेंच पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी फेल, नेवल एडवांटेज शिफ्ट टू ब्रिटिश। अब ब्रिटिश के पास ही नेवल एडवांटेजेस। ब्रिटिश हैड क्लियर नेवल डोमिनेंस, फ्रेंच शिप एंड रिफोर्समेंट ब्लॉकेड। अब देखो ब्रिटिश के पास जो था ना क्लियर नेवल डोमिनेंस था फ्रेंच शिप के पास, और फ्रेंच के पास उतना नेवल डोमिनेंस नहीं था, शिप नहीं थी, वेपन्स नहीं थे इतने। The role of resources, why बंगाल was the key of India। बंगाल को key of India क्यों कहा गया है? War cost money, मतलब कोई भी जंग करना है तो हमारे पास पैसा चाहिए। Loots of it, if you need to pay soldier, buy weapon, will fort, maintain ship and feed thousands of men, side with more resource, win in the long run even if other side has better generals। ये सब एक साइड आ जाता है और एक साइड आता है बेटर जनरल्स। बंगाल एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ,
बंगाल वॉज द रिचेस्ट प्रोविंसेस इन इंडिया, मतलब इंडिया का सबसे रिचेस्ट प्रोविंसेस था, वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड दैट टाइम ऑल्सो, और इंडिया तो उस टाइम बहुत रिचेस्ट कंट्री था। बंगाल अलोन अकाउंटेड फॉर अप्रोक्सीमेटली 14% ऑफ इंडिया टोटल GDP दैट टाइम। It had fertile agriculture land, thriving textile industry, muslin and the world come from the Dhaka, active trades and massive tax revenue. After the Battle of Plassey, all Bengal revenue flow into the British hands. After the Plassey, British East India Company was no longer just trading company, become a revenue collecting state, and the revenue of Bengal feed every subsequent British war of the conquest of the India. French poverty was British wealth, the decision conquest. Revenue base. Small poor inheritance, limited agricultural wealth. Bengal the richest French Puducherry and Bengal Kolkata, richest provinces in India. Ability to pay salaries, chronic shortage, soldier often unpaid, low morale, could pay and keep paying. Response to defeat, could not afford to raise new armies quickly, even after losing battle, could quickly raise fresh army. Long-term staying power, could not sustain Poland war, could sustain year of continuous warfare. The political landscape, Carnatic West Bengal. Apart from resource, there was another major difference between two regions: political complexity. Carnatic, too many powers to complete. The Carnatic region had a very complicated political map. There were 5 major power centers competing with each other. The Nawab of Arcot, the निजाम ऑफ हैदराबाद, मतलब कार्नेटिक में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी था, एग्रीकल्चर लैंड भी नहीं थे, इसलिए वहाँ की बहुत पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ख़राब थी, इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए फ्रेंच भी डिफीट हो सकता था। अलाइड विथ वन पावर, स्टिल 4 अदर्स फील पाथ। और बंगाल में तो सिर्फ एक ही था, नवाब ऑफ बंगाल, उन्होंने एक को हराया, सब खत्म। यहाँ पे एक को हराएंगे तो 4 बचे रहेंगे, इससे ही उलझे रहेंगे तो ब्रिटिश से कब लड़ेंगे, ये भी इनके लिए एक प्रॉब्लम था, नॉट सिंपल सिचुएशन था। इस कैंडिडेट ऑन द थ्रोन ऑफ हैदराबाद स्टिल हैड टू स्ट्रगल, ये तो हम देख चुके हैं। बंगाल 1 पावर 1 विक्ट्री, इसमें देख ही लिए हम लोग ने, बंगाल के पास एक ही था। बंगाल पॉलिटिकल मास ऑपोजिट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड, 1 major power, Nawab of Bengal. Once British defeat Nawab of Battle of Plassey in 1757, political situation was resolved almost instantly. There was no complex web competing power. Control Bengal was complete and clear. Number of major power, Carnatic 5 plus competing power, essentially 1 major power. What victory means? You control one small area, other keep competing. You control entire province, game over. Incremental gain never enough. Immediate access of Bengal, वही सब चीज़ है, अलग अलग करके लिखा है। Path of dominance, long, complicated, costly, short. अब यहाँ पे की यूपीएससी क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, हाउ टू आंसर। अब हमें आंसर कैसे करना चाहिए। Neither the Alexander the Great nor Napoleon could have won the Emperor of India by standing from Pondicherry as a base and contending with power which Bengal and command at sea, and contend with a power which held Bengal. This is the old question. Let's understand how to approach. Thus state Alexander the Great and Napoleon as a methods, symbol of brilliant military leader. This great argument being made, even the great military genius in the world could not have conquered India by the standing from Pondicherry, because the fundamental problem are not about
generalship but about resource or naval problem. How to structure your answer? अब कैसे part of answer this statement. Agree with this statement. State clearly even the greatest leadership cannot overcome the fundamental disadvantages of scarce resource and lack of naval control. Bengal had 14% of Indian. France had no more complete resource. ये आप देख लीजिएगा, तो आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, अलग अलग आर्ग्यूमेंट दे के जो हमने ऊपर पढ़ा है वही है. Say Dupleix made a cardinal error in looking for the key of India in Madras, Kerala sought and found in the Bengal. Critically analyze. Yes. ये भी आप देख लीजिएगा. Question 3. Carnatic War, Anglo-Mysore War, Anglo-Maratha War together eliminated French power in India. Discuss. ये भी देख लीजिएगा. Quick reference. All the key term explain. मर्चेंटलिज्म क्या है? सारे जो हमने टर्म्स देखे थे देख लेते. इकोनॉमिक बिलीव दैट वर्ल्ड्स वेल्थ स्पीक्स टू बिकम रिच यू मस्ट टेक अ वेल्थ फ्रॉम अदर. गोल मैक्सिमाइज गोल्ड सिल्वर इन्फ्लो एस्टैब्लिश मोनोपोलीज. बोलियनिज्म part of mercantilism believe that national wealth its stock of gold and silver losing power. Part of merchant believe that nation's wealth stock of gold and silver losing power. Zero sum game where one person gain another lose is rich. Balance of trade, monopoly, charter, delegated sovereignty. When government give private company to the power to do things that government normally do, like run army court, this is delegated sovereignty. Spices. India soldier trained and armed by European companies in European military tactics, first used by Dupleix, later used extensively by British. Spices. Carnatic coastal region, Battle of Vandivash. There is Battle of Third Carnatic War. Decisive. British under Sri Eyre Coti defeated French under the Count Lally, ending French military power in India. Battle of Plassey, important battle of British under Robert Clive, Nawab Sirajuddaulah Bengal through the Treaty of मीर जाफर भी देख रहे हैं. डुप्लेक्स भी फ्रेंच गवर्नर बेकिंग इंडियन रूरल टू विन रॉबर्ट क्लाइव ट्रीटी ऑफ कंप्लीट टाइमलाइन फ्रॉम कंपनी फॉर्मेशन टू ब्रिटिश डोमिनेंस देख लेते हैं. 1498 में वास्को डी गामा इंडियन आया जो फर्स्ट कालीकट में फर्स्ट ट्रेड रूट ढूंढा था. फर्स्ट डायरेक्ट सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया. बिगनिंग ऑफ यूरोप प्रेजेंस इन इंडिया. 16 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्वीन एलिजाबेथ के ग्रांट के साथ आए थे. 1602 में डच. फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में फ्रेंच इंटर द कांसेंट ऑफ इंडियन ट्रेड. 76 में डेथ ऑफ औरंगजेब जिसके वजह से फ्रेगमेंटेशन ऑफ स्टेट याद हो गया. फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, सेकेंड कार्नेटिक वॉर जिसमें डुप्लेक्स किंग मेकर स्ट्रेटेजी, सीइंग ऑफ अक्रॉस क्लाइव फर्स्ट मेजर सक्सेस, डुप्लेक्स रिकॉल्ट ऑफ फ्रेंच, नवाब सिराजुद्दौला कैप्चर, ब्लैक होल ऑफ कोलकाता इंसिडेंट, सेटअप. ये सब हमने देख लिया है. तो यहाँ पे हमारा लेक्चर फिनिश होता है. जो थैंक यू.